चुप करो, ज्यादा बातें मत करो आप लोग। नमस्कार। सभा मंडप में उपस्थित सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। राजेंद्र सर, कृपया आइए, आप भी थोड़ा दीप प्रज्वलित कर दीजिए। जोरदार तालियां हो जाए। बस्ती में जैसे फुरका हो गया। कितनी रात, एक भी तारे नजर नहीं आ रहे। क्या करोगे? अरे कहाँ जाओगे? नींद और थकान के मारे तुम्हारी हालत बुरी हो गई। जितने वाले जयकार के साथ पहुंच गए महलों में, परकोटों में, और तुम इस अंधेरे के सामने। असल में तुम्हारे साथ ये हुआ है समूचार कि जिन हाथों को हल की मुझ पे होना चाहिए था, उनमें बंदूकें पकड़ा दी गई। तुम लड़े, खूब लड़े, खूब खून खराबा हुआ, और एक रोज सफेद झंडे लहरा उठे। किसी ने किसी के साथ समझौता कर लिया और तुम खुद को ढकेलते हुए वापस आए। ये लौटना मुर्दों की तरह लौटना। वहां शायद कोई रो रहा है। चलो समरू जाट, वही चलो। हो सकता है उस जानने वाले के साथ साथ तुम्हारी किस्मत भी जाग रही हो। घर में कोई है? मेहरबानी करके दरवाजा खोलो, एक राहगीर को अंदर आने दो। क्या है? क्यों मुझे अभी रात को तंग कर रहे हो? अरे मुझे तुम्हें तंग करने का यूं समझो कि मैं तो गलियों से गुजर रहा था और तुम्हारी गुनगुनाहट सुन के घर आ गया।
ठीक है ना? आलू जैसे हमारे मुंह में कितने दांत हैं? मैंने कभी गिने नहीं। गिन लो और संभाल के रखो। मोती है मोती। लो एक आध घूंट तुम भी खींच लो। नहीं नहीं, मैं नहीं। ये भाई पीकर देखो, तुम्हारी झरोखे खुल जाएंगे। नहीं, ऐसे जिद मत करो। पियो लो पियो। क्या? देखो तो चढ़िया, मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछ लिया, लेकिन तुमने मेरे संबंध में एक सवाल भी नहीं किया। मैं तो ऐसे ही भुलक्कड़ हूँ। तुम बताओ ना कुछ अपने बारे में। मैंने भी लड़ाई से लौटा हूँ जैसे घर बार बनाया नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि बना लूं जल्दी से जल्दी। ऐसे जरिए मैं वो सारे काम कर लेता जिनमें शरीर की ताकत का रास्ता पड़ता है। रात काफी हो गई है सिपाही जी, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। सुनो भैया, सोने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है सिपाही जी? जब एक ठेठ आदमी जब एक ठेठ औरत से कुछ पूछता है ना, तो इसका कुछ मतलब होता है चलिए। इतनी अकल तो मुझ में नहीं सिपाही जी। मैं यही तुम्हारे लिए जमीन पर बोरा बिछा देती हूँ। सुनो जरिए, मैं मर्द, तुम भरपूर औरत हो। अगर हम दोनों तय कर ले तो मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं कभी भी खराब औरतों के पास नहीं जाऊंगा और बच्चा देने में भी कभी आनाकानी नहीं करूंगा। बोलो, मेरा साथ मंजूर है? मुझे एक गहने लगते लाकर दोगे? ढेर सारे, मैं कमाना चाहता हूँ। तीज के मेरे में लेकर चलोगे? जरूर, जो मर्जी आए खरीद लो। और जयपुर का हवा महल दिखाकर लाओगे? जाऊंगा। आमेर की झील में भी नहाएंगे हम दोनों। तब तो सिपाही जी गठजोड़ा कर लो। तो आप सारे फेरे आज ही दे दे तो कल के लिए क्या बचेगा? हाँ जगह कर सकता है। या मैं थक गया, इतनी दूर से चला हूँ कि ना मेरी थकान एकदम पूछो मत। तो यार ये पैर दबाने का काम बहुत गंदा है। खैर मुझसे कुछ बात करो। मुझे लगा तुम थक गए होगे। अब क्या तो क्या मैंने किसी पे एहसान कर दिया? इसे जरिया इस बस्ती को क्या कहते हैं? कोलमपुर। क्या? कोलमपुर खीसा का राज है यहाँ। वो रोज एक जवान आदमी को फांसी देता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? किसी जोगी सन्यासी ने मुझे दिया था। वो रोज एक जवान आदमी को फांसी देगा तो मरने वाले की बात में उसे लग जाएगी। इस तरह लकड़ी शासन जब तक जिंदा रह सकेगा, नहीं ना? वो मरना नहीं चाहता। अपनी नई रानी कुंवर के एक सुंदर सा महल बनवाया है। उस महल के चक्कर में भी कई लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। लो भाई, अब महलों में भी सबूर और अपसबूर का मामला चल निकला। सच्ची मानो सिपाही जी कि मेरी आदमी महल में एक रात सोने को गए और सुबह मरे हुए मिले। महल में भूत रहते हैं, भूत। खीसा ने नाम भी बोल दिया है। जो कोई इस महल में एक रात गुजार कर और सुबह जिंदा वापस आएगा, उससे लखीशा 250 बीघा खेत और चांदी का पत्थर देगा। 250 बीघा खेत, चांदी का पत्थर। खेत की तो मुझे सख्त जरूरत है। उस पहली की शाम भाई, मैं कल लखी शाह से मिलने जरूर जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे भला? हमें ऐसा खेत देखने चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए।
काम है। क्या कहेंगे लोग उस बेचारी को? यही ना कि कसम की मौजूदगी में यार के संग चली गई। आखिर सदित्व भी तो कुछ होता है। पहले मियाँ को उस पार पहुंचाओ, फिर उसकी बीवी को बगल में दबाओ। इससे किसी के चरित्र में कोई आंच नहीं आएगी। सब कुछ करो पराई औरत के साथ, मगर समाज को कहने का मौका मत दो बेचारी बदचलन है। बोल हो गए उस्ताद, आगे से ख्याल रखूंगा। ये भी ख्याल रखो, हम जिसे मौत के घाट उतारने के लिए चुन लेते हैं उसे बचाने वाला कोई नहीं है उस्ताद, है। लेकिन उसके रिश्तेदार रिश्वत दें तो ले लो। खूब लेता उस्ताद, मरने वाले को उड़ाने के लिए भारी रकम देते हैं उनके घर के लोग। हम कब्जे में करो, तत्काल एक भरपूर वार जमाओ और श्रीमान को संसार के माया जाल से मुक्त कराओ। हाय भैया, यहाँ तो जेठ जी और देवर जी दोनों खड़े हैं। अरे जानी, कहाँ चले? अरे हमसे भी बृहस्पतियाँ करते जाओ। मैं क्या बोलूं, मुझको तो लाज आती है। ये बताओ, इस तरह से सजत के कहाँ जा रही हो? एक भले घर की बहू को अकेले पाकर छोड़ते हो तो सड़ा जिसे कह दूंगी। मान गए जानी, आज तुम्हारे मान गए। अपनी इस टकली को मुझसे दूरी रखो, इसके घमंड में मत रहना। मैं भी चाकू रखती हूँ, चाकू। अब क्या कुछ चोरी रहने दो जानी, हम तो वैसे भी तुम्हारे बागपन के घायल हैं। आग लगे तुम्हारे मुंह के जैसे मुंह को, तो जाने दुल्हन नहीं कह सकते क्या तुम मुझे? यूं समझ के किसका कलेजा निकालने जा रही हो जानी दुल्हन? अब भला मैं क्यों किसी का कलेजा निकालूं? मुझे देख के लोग रास्ते में ही कम तोड़ दे, तो उसमें बेचारे मेरा क्या कसूर? हमने तय किया है कि जानी दुल्हन आज जिस पे मेहरबान होगी उसी पे तलवार गिरा देंगे। बोलो जानी दुल्हन, किसकी जान चाहती हो? कुत्ते की। कुत्ते की? हाय भैया, ये कुत्ता है मेरे मोहल्ले में। मर जाऊंगा जो भी मुझे देखता इतनी बड़ी जीभ निकाल कर लात टपकाने लगता है। लेकिन हम तो जिसे मानते हैं उसकी बाकी की उम्र लखी साह को लग जाती है। तो क्या हुआ? कुत्ते की जीभ में लगी साथ। ये भी एक तजुर्बा रहेगा उसका। चलो आज एक कुत्ते की लाश पर ही कीर्ति स्तंभ खड़ा करते हैं। सुनो, जाने से पहले एक पटाखेदार खबर तो सुन ले जाओ, एकदम अनटचित रह जाओगी। उस्ताद, आप और जानी दुल्हन अनटचित हो जाओ, मैं तुम्हारा उधर इंतजार करता हूँ। इस पजामे की बातों में मत आओ जानी दुल्हन। सुनाओ, क्या ताजा खबर? अगिया से खबर निकालो दुल्हनिया, अगिया से। सुना दो, भेद की बात है तो इधर आओ मेरे पास। तो कल एक नया आदमी आया है यहाँ। नया आदमी? कहाँ है? मार खाने को। जरा दूर से जानी दुल्हन, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। पिया के प्यारी, बैगन छाप दंत मंजन किया करो सवेरे सवेरे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कल एक नया आदमी आया है यहाँ, समरू जाट। कहता है कि रानी फूलकुंवर के नए महल में जो प्रेत लीला हो रही है ना, उसे यूं चुटकियों में खत्म कर देगा। समरू जाट, सिर पर खाट, खा गया गुड़ की भेली को, उल्टा बस बरेली को। मैं उसे लखी शाह के पास ले गई, वहां से बहुत समझाया गया कि आज तक जो भी उस महल में गया है ना, जिंदा नहीं बचा है, अच्छी तरह सोच ले। लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ा ही रहा। कहता है कुछ भी हो जाए, इनाम तो मैं ही जीतूंगा। वो आज रात सोएगा उस महल में। मैं तो बेचारी सकती में हूँ, ना जाने क्या हो। अरे होगा वही जो होता है लोमड़ी की पूंछ के नीचे। और पूंछ के नीचे होता ही ना, वो मिलेगा समरू जाट को। तो मैं चलूं? नहीं, सया जी नाराज हो जाएंगे। हाँ, अब मैं चलूं? सया जी नाराज हो जाएंगे।
हराम नहीं पैदा हुआ। मैं अपने मालिक के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक दे दूंगा। वाह उस्ताद वाह, वतन में तुम्हारे जैसे ही जल्लादों की जरूरत है। मुझसे हाथ मिलाओ, वायदा करो आज के बाद मेरी किसी भी बात को सच नहीं मानोगे। वादा करता हूं उस्ताद, मैंने जिन बुरे लफ्जों का इस्तेमाल किया है उस पर ध्यान मत देना। इधर शोर कैसा हो रहा? कहीं दंगा तो नहीं हो गया? कोलमपुर के लोग दंगा करना नहीं जानते। किसी का कीचड़ में पांव फिसल गया होगा और लोग देख के खुश हो रहे हैं और तालियां बजा रहे, और क्या? फिर भी तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए, हो क्या रहा है वहां? घंटा घर में जाता हूं। कड़खोल, लखीसा का लंगूर। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिपाही जी, कैसा टूट गया महल है, कैसा काला काला फाटक, कितने लोग कर पूरे महानूर राक्षस के सिर पर सींग निकल आया। तू समझो जरिया, ये समूचा महल राक्षस का पेट है। और फाटक मुंह, ये इसकी पेट में जाना है, इसकी आते बाहर निकालेंगे। बिना पेट को टटोले अनुमान लगाना मुश्किल है इसमें कितनी लेकिन तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालोगे? भाड़ में जाए नाम इनाम और खेत। खेत 250 बीघा खेत जरिया, 250 बीघा। मैं खेत किसान का बेटा हूं, जब तक खेती ना करूं, बीज न डालूं, अरे तीर पर खड़े होकर बाजरे के बूंदों को न देख लूं, मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मेरी कटपुतली की निशान देखती हो? जब मैं छोटा था तो भयंकर दर्द दूंगा। मां को न जाने क्या समझी कि उसने हल्का भार उठाया और मेरा माथा ठोक दिया। बस उस दिन से दर्द ऐसा गायब हुआ कि इधर का रास्ता ही भूल गया। लेकिन इस महल में भूत रहते हैं, तुम जिंदा ही ना रहे तो खेत खलियान किस काम आएगा? क्या मैं जिंदा रहूंगा? ये मालूम मैं जिंदा रहना क्या होता है। पहाड़िया जी, लगता है तुम किसी और मुल्क के रहने वाले हो। अब तो मैं इसी मुल्क का हो गया। पहले कहाँ थे? इंग्लैंड की फौज में सिपाही था, उसकी किसी राजा के साथ लड़ाई हुई, मैं भी लड़ा। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद औलाद से मेरी तकरार हो गई और मुझे निकाल दिया गया। सुना तुम लोगों ने? ये कमथा जराव का आदमी है। कमथा जराव? कमथा जराव कौन है? हमारा दुश्मन। ये हमारे दुश्मन का सिपाही है। कमथा जराव ने हमारी जमीनें हड़प ली, हमारे मुल्क को रौंद डाला, औरतें, भेड़े, अनाज और भूसे की बोरियां सब कुछ लूट ले गया। अरे हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि कमथा जराव का मटिया में
दीवान दादाराम की नाक काट कर हमें भेंट करो। नहीं लकी साहब, नहीं, अरे ऐसा जुल्म मत करो लकी साहब, ऐसा जुल्म मत करो। अब इस नाक को तुम अपने ही पास रखो, किसी चूहे को खिला देना। लकी, आज तो तुमने मुझे कोई उपहार नहीं दिया। अपनी प्रियदर्शनी रानी के लिए उपहार तो प्रजा की ओर से आएगा। जाओ, भीड़ में जो सबसे कीमती उपहार हो ले आओ। सर्वत्र कितनी शांति है। हम ऐसा ही वातावरण चाहते हैं राधाराम। बस अब रहने दो जानी, तुम कितने अच्छे हो। जैसे चौदहवीं का चांद। बीच में कौन बोला? क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि जब हमारी प्रियदर्शनी रानी जानी का लाड कर रही हो तब बीच में नहीं बोलते? अरे जानी को दुलार करे तो रानी अपने मन का बोझ हल्का करती है। ये असली हीरे का हार है। एक औरत ने पहन रखा था, उतारने में देरी की, मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी। तुम्हारी बातें सुन के तो मैं रोमांचित हो जाती हूँ। आज एक साधारण औरत ने अपने महारानी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दी और वो धन्य हुई। दीवान दादाराम, हम यहाँ किस लिए आए? लकी साहब, ये शंभू जाट है और इसका दावा है। हाँ, याद आया। यही देखने तो हम यहाँ आए। महल के फाटक पर एक फीता टांग दो। पहले हम उद्घाटन करेंगे, फिर ये मूर्ख आदमी अंदर आएगा। लकी साहब, देखिए आपने कमराव का जासूस है। जासूस? कमलेश्वर को यहाँ कैसे? भाई मुझे तो कुछ चाल लगती है। लकी साहब को शंभू जाट का सलाम। लकी साहब, मुझे पहचानो, क्या मैं तुम्हें जासूस लगता हूँ? नहीं, तो तुम जासूस नहीं हो भाई? क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? अच्छी तरह पहचान लो। नहीं, तुम्हारी शक्ल तो कमलेश्वर से मिलती है। अब जरा मुझे सांस तो ले लो। हमारी पिंडलियां भी कांपने लगती है। हमने माना कि हम कमलेश्वर से हारे, लेकिन हार जीत तो लगी रहती है। हार के बाद हमने कमलेश्वर से संधि कर दी। अब तो हमारा ऐसा पक्का मित्र बन गया है कि हमसे भी ज्यादा हमारी रानी को प्रेम करता है। क्यों रानी? तो बहुत ही शैतान है। उसने एक रोज मेरे पाँव में ना चिकोटी काट दी। देखो ना, अभी तक निशान बना हुआ है। लकी, जब हम दोनों ट्रेन में मगन होते थे तो तुम बार-बार खिड़की की तरफ क्यों देखते थे? हाय, कहाँ गए वो प्यार भरे दिन? जी उदास मत करो रानी, कमलेश्वर फिर आएगा। वो मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता? ये शंभू जाट का बच्चा सचमुच जासूसी करने आया है। लकी साहब, अब मुझे तो यही शक है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अरे सारा मामला तो अपने आप ही सुलझ गया है। अरे ये मूर्ख आदमी हम महल के अंदर जाएगा और सारा खर्चा तो भाई अपने आप ही खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो शंभू जाट, तुम्हें एक रात हमारे नए महल में बिताना चाहती है। हाँ लकी साहब, नाम के लालच में कितने ही शूरवीर प्राण खो चुके हैं। मैं भी अपनी ताकत आजमाना चाहता
सुबह होते। अब तुम घर जाओ, ठीक है? नहीं, मैं रात भर यहीं रहूंगी। ओहो, जिद मत करो भाई, जाओ जाओ, अच्छा लग गया। मुझे जानी जोर गरम कहते हैं, मर्द बच्चा जुबान का सच्चा और लंगोट का कच्चा। उधर क्या देख रही हो? वो तो गया सदा के लिए। अब मेरी तरफ देखो। परिवार बिगोड़े, नाक पीटे। कितनी बेदर्दी से बात जाग रही हूँ। पत्थर को निचोड़ कर उसका पानी पीता, समझे?
मैंने परसों तक लोगों के खून की नदियां ऐसे ऐसे कर लगाए कि खजाना ऊपर तक। लेकिन जब लखीशा बड़ा हुआ, उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र मुझे मेरी गद्दी से हटाया और मुझे जेल में डाल दिया, जहां भारी यातना भुगती भुगती मेरी मृत्यु हो गई। अरे तुमने भी अपने बाप के साथ यही किया होगा। मैं लखीसा के राज्य में हाकिम था। मैंने भी अनेक नए विकास योजनाएं बनाई। पुलों, सड़कों, बांधों, नदियों आदि सब चीजों का निर्माण कर मुल्क को खुशहाली दी। और तो और धन के भी आदान प्रदान को न सुगम बना दिया था कि अधिकारियों की रोम रोम पर नोटों की कुछ न करने लगे। जैसे पेड़ों को फल लटकते हैं, बाबा। ये दिनों वो भी मुझ पे टुकड़े डाले। मुझे भी नहीं सुना था, मैं भी क्या करता। लेकिन उस जानी हिजड़े को जलन हो गई और उसने लखीसा से जाकर चुगली कर दी। लखीसा ने मुझे बड़े दरबार में बुलाया, मुझे फैसला सुनाया कि इनको तो अपने जनता से प्रेम करने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, पर जनता में से किसी को अधिकार नहीं है कि अपनी रानी से प्रेम कर सके। लखीसा का न्याय तो दुनिया भर में मशहूर है। उन कुंवर भी वहां मौजूद थी, तब तक उसका अंग्रेजी पर मन भाग चुका था। वह कुछ नहीं बोली। लखीसा ने अब फैसला सुनाया कि रानी फूल कुंवर को अपनी जनता के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित करने के लिए राजकीय स्तर पर सम्मानित किया जाए और मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। और दूसरे ही रोज चौराहे पर मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया। मरने के बाद मैं भूल कर गया और कभी से मैंने प्रण कर लिया कि इस महल में ना तो उस लखीसा को रहने दूंगा और न फूल कुंवर को। मैं सतलाल सौदागर लेकर सहारा तक के सौदे की बेहद मुनाफा कमाया। शहर में मेरी दुकानें थी जिनका प्रथम और अंतिम उद्देश्य था मिलावट। में मिलावट, घी आटे में मिलावट, सूत में मिलावट, रेशम और ऊन में मिलावट, यहाँ तक कि भाव के उतार चढ़ाव में भी मिलावट। पैसा बटोरा। बड़े काबंद मालूम करते हो। लखीसा को जुआ खेलने का शौक। एक दफा उसने मुझे जुआ खेलने के लिए बुलाया। मैं गया और मन लगा कर खेला। वही की वजह 5 लाख रसीद थे। अपने हार बर्दाश्त नहीं कर सका और बड़ा पिता उसने उसके वक्त अपनी तलवार निकाली कर मेरे टुकड़े से मैंने अपने प्राण दे दिए। ऐसे गए गुजरों के साथ गया गुजरा ही सलूक होता। मर कर भी तुम लोगों को सुकून नहीं मिला। अब मैं तुम्हें शांति दूंगा। तैयार हो जाओ। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो क्या खाऊंगा, गुजारा कैसे करूंगा? सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा कहाँ है वो? हाँ वचन दिया। अगर तुम्हें नहीं खाऊंगा छोड़ दूंगा। तुम लोग ये थैला देखते हो? तुम तीनों अपनी अपनी आकार छोटा कर इसमें घुस जाओ। मैं तुम लोगों को ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा जहाँ खूब ऐश करो, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, ऐसी जगह कहाँ है? जैसलमेर 9 साल से अकाल पड़ा हुआ है। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग हैं। कोई उनकी सुध लेने वाला तक नहीं। तो क्या हम इस थैले में घुस जाएं? अपना आकार छोटा करना पड़ेगा। अक्षय जी, आपने तुमसे डर लगता है। ये थैला पर दूर
स्वयं उसमें जाकर घुस जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, ले लो। जल्दी जाइए, घुस जाओ। घुस गए? घुस गए पुत्रवती जी। अब बताओ, वो खड़ा कहाँ है? यहाँ से उत्तर में एक जंगल है, वहाँ पोलमपुर के कोतवाल के मूंछों की तरह खड़ा हुआ एक पेड़ है, उसी की जड़ में वो पड़ा दबा हुआ है। ढूंढ लोगे? हाँ, ढूंढ लूंगा। तुम लोग सो, मुझे भी सोने दो। चुप, चुप हरामजादा। सवेरा हो गया है। सिपाही जी, देखो सवेरा हो गया है। चिड़िया चूं चूं करने लगी, मुर्गी मुर्गी पंख फड़फड़ाने लगी। सिपाही जी, सिपाही जी, सिपाही जी, सिपाही जी, तुम जिंदा हो कि मर गए? कहीं तुम्हें भूत रात को चले गए? तुम्हें तेरे आदमी की मौत का बेहद अफसोस है। हमने उसको मना नहीं किया था, लेकिन उसने जिद पर आया। सिपाही जी उठो, सूरज तो हाथ चढ़ा रहा है। हाँ हाँ, मुझे ना सगलू जाट की हड्डियां देखना है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि जैसे हाथी के दांत की चूड़ियां बनती हैं, वैसे आदमी की हड्डियों का भी कुछ बनाना चाहिए। अरे मसला खिलौने, फूलदान, डिब्बे और क्या? अरे वाह जानी, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। तुम्हें तो लक्ष्मी की जगह होना चाहिए। रानी, हम भी तो कभी कभी अक्लमंदी की बात कर लेते हैं। रहने दो लक्ष्मी, मेरे जानी बबुए से तुम्हारा क्या मुकाबला? सिपाही जी, कुछ तो बोलो सिपाही जी। यार आओ चिड़िया। ऐसे सोने भी नहीं देती। अभी फाटक खोलता। सिपाही जी, तुम जिंदा हो? मरे दुनिया पर उसको बिठाने वाले मुझे तक किसी बिच्छू ने भी नहीं काटा यार। जिंदा है, उसी की आवाज है ये। अरे भाई काशियो भाई, ये सगलू जाट बच कैसे गया? हम भी हैरान हैं दादाराम। हाँ, अब समझ में आया। कंभटराव के पास ऐसे जब्बार आदमी है, तभी वो हमेशा जीतता है। चिड़िया। लकी शाह को मेरा सलाम। लकी शाह, अब तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। न भूत सताएंगे और ना ही पली। सगलू जाट, क्या तुम्हें भूतों से बहुत जोरदार मारधाड़ करनी पड़ी? सारी रात लड़ाई चलती रही। तब तो तुम्हारे शरीर पे जख्म भी होंगे। मुझे दिखलाओ, मुझे दिखलाओ। ताजा ताजा जख्मों को मैं गुलाब के फूल से ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे खेद है रानी, मैं बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ। बड़े बहादुर हो। लो, इसमें बंद है कि लो? नो, ये धरती किसी को हाथ के पास ले जा। हाँ, तो हाथ से कहना तब तक किसी भारी हथौड़े से पीटता रहे, जब तक कि इसका कचूमर नहीं निकल जाए। लाओ, इसको यहाँ से पकड़ो। सुनो, इसको लोहार से कहना इतना पीटे कि इनको पूरे चोरी से छुटकारा मिल जाए। ले जाओ और उसे जला देना। ठीक है। सगलू जाट, तुमने वो काम करके दिखलाया है जो और कोई नहीं कर सकता। हम तुम्हें कोई बड़ा इनाम देंगे। हाँ हाँ, मैं तो जाने को बर्खास्त कर दूंगी। मुझे भी जाने की कमी महसूस नहीं होगी।
सरगना बना देंगे। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होगा, जंग में फतेह हासिल करना। लकी, पहले तो तुम इसे मुझ पे तो फतेह हासिल करने दो। हरम की जंग में एक मैदान है। सिपाही जी, घर कब चढ़ोगे? लखीसरा, ना तो मैं हरम में रहूंगा और ना ही तुम्हारे फौज का सरगना बनूंगा। मुझे एक खेत दे दो, मैं उसमें खेती करूंगा। मैं वादा करता हूं, मेरी तरफ से लगान चुकाने में कभी भी नहीं होगी। खेत वेत करा छोड़ो सम्राट। इनाम तुम्हें वही मिलेगा जो हम देना चाहेंगे। लेकिन लखीस साहब, एक खेत और चांदी का पत्थर, ये तुमने ऐलान किया था। हम अपने शब्द वापस लेते हैं। चलो जल्दी, चलो, इन लोगों के बीच हमारा सर्वनाश। सम्राट, हम तुम्हारी किस्मत बदलना चाहते हैं। क्या ये बात तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, रुको! दीवान का नाम गौर से देखो हमारी आंखों में। क्या ये गुस्से से लाल हो रही है? हो गई लकी शाह, एकदम अंगारों की तरह फेंकने लगी है। और गौर से देखो। एकदम गरम लोहे की तरह चिंगारियां छोड़ रही है लकी शाह। सुना तुमने सम्राट? हमें तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि हमारी आंखें गर्म लोहे की तरह धधक रही हैं। हमें अपने शासनकाल में इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया। लकी शाह, सम्राट ने तुम्हें गुस्सा दिलाकर एक भारी जुल्म किया है। इसे इसके जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। हम भी ऐसा ही सोचते हैं रानी। सम्राट, हम तुम्हें अंधकोर में धकेलने का हुक्म देते हैं। वहां से तुम खुद बनकर ही निकल सकोगे। दीवान का नाम, हमारे इस फैसले पर आज ही अमल कर जाना चाहिए। जानो, मुझे संभाल कर ले चलो। खजुराहो के जासूस, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा? अंतिम इच्छा से क्या मतलब है तुम्हारा? कूप में ढकेलने से पहले हम अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। ये पोलंदपुर की उदार परंपरा है। अंधकूप, सिपाही जी को छुपाए करो। हाँ चलेगा। इसमें सांपों का जाल बिछा हुआ है। नहीं नहीं, मैं सिपाही जी को बाहर नहीं जाने दूंगी। नादानी मत करो, लखी शाह का हुक्म अटल है। अंधकूप इस मुल्क का वर्तमान और भविष्य है। तो दीवान दादा राव, तुम मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो ना? हाँ, उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। जरा, मेरी अंतिम इच्छा ये है दीवान दादा राव कि मैं मरने से पहले तुम्हारी झोली सोने के सिक्कों से भर देना चाहता हूँ। क्या? अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। अरे ये भूतों को रात में मेरी लंबी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि दीवान दाता राम के बुरे दिन आने वाले हैं। सो मेरी मंशा है कि तुम्हारी कुछ मदद हो जाए, बस। अरे दिन? लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे? दौलत बुरे दिनों को पलट देती है दीवान दाता राम। मैं तुम्हें कल इसी समय इतने सारे सोने के सिक्के दूंगा। इतने सारे और सोने के सिक्के कल इसी वक्त? लेकिन ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। अरे लकी शाह का तो हुक्म है कि आज ही तुम्हें अंधकूप में फेंक दिया जाए। मुझे अपने खूब का डर नहीं, मैं तो तुम्हारा भला चाह रहा हूं। सोच लो। सोने के सिक्के? हाँ, तुम सच कह रहे हो? ये सरासर सच। ये अपनी औरत की सौगंध खाओ। चढ़िया की सोबत मैं कल तुम्हें सोने से ला दूंगा। लेकिन कहीं अगर लकी शाह को मालूम पड़ गया तो? अरे वो तो मुझे कोलू में मिलवा देगा। अब भाई ये सब तुम आगे पीछे सोच लो।
सोने के सिक्के। कितना नेक आदमी, अरे मरते मरते मेरा ही भला चाहता। नहीं, मैं सबको बंदूकों पे नहीं लगे दूंगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि समरू जाट इतने सारे सोने के सिक्के भाई लाएगा कहां से? सूरज की गर्मियों में आके रिझाओ मत श्याम, मोरी प्यारी कीमत किया अरे जाने भैया, क्या है? मैं मम्मी को आवाज से रात में चले जा रही हूँ और तुम पाला डाल रहे हो। हाय भैया, एक चीज की मारी तो ऐसा हुआ, सब तंग करते हैं, मुझे ताने मारते हैं, तुम जरूर कस के आते हो। अरे जाने भैया, अरे हूँ तो मैं कस का ही सेवा। भैया मैं कहूँगा, तुमने काम ही तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारी लाडली भौजाई लगती हूँ, समझे? जाने पहुंचाए, सब जगह मुनादी घुमा देना कि समरू जाट को अंधकूप में ढकेल दिया गया है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। समरू जाट को अंधकूप में ढकेल दिया गया है। ढकेल हाय भैया, जुल्मी ने मारी पिचकारी और मोरी रखती चुनरिया सारी, और मैं तो कोई कैसे कहूँ, बेचारी को कोई कैसे कहूँ। शिपाली जी, ये कौन सा पेड़ है? ये तो तली हुई मूलियों का पेड़ है जानी। लो, खा के देखो, बहुत मीठी है। शिपाली जी, ये आवाज किधर से आ रही है? ये लखी साहब और उसके दूसरे दरबारी का है, जो अक्सर यहाँ पर सियार बनकर आते हैं। नहीं, वो पास में, इधर आओ। वो देखो, भीष्म मोटर से चिल्ला है ना, वो लखी साहब। और उसके पास में, हाँ, जवान दादा राम और दूसरे दरबारी हैं। शिपाली जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर उन लोगों ने देख लिया तो? देख लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। जल्दी चलो, चलो। आओ दादा राम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लड़के शाह से बाजी जीतना आसान नहीं है दादा राम। कौवा चोट मार गया और दादा राम हार गया। जानी प्यारी, जरा मेरी हथेली को जान दो। ये कौन सी बाजी है लकी? ये सातवीं बाजी है रानी, और पिछली 6 बाजियां हमने जीती हैं। खेत खत्म करो लक्ष्मी शाह, तुम मैं पूरी तरह हार चुका हूँ। अरे राजकोष का खजाना खाली हो गया है दादा, और उसे भरना हमारी जिम्मेदारी।
इसीलिए हम दिन रात जुआ खेलकर कड़ी मेहनत से खजाना बनने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर राम। अभी तो हमें तुमसे 30 थैलियां और हम नहीं है लखीसा मेरे पास। अरे जब के खेलो दीवान दाता राम, लक्की से जुआ खेलने का मौका तुम्हें बार-बार नहीं मिलेगा। जनता से जुआ खेलकर धन एकत्रित करना उत्तम शासन का लक्षण है दाता राम। अरे वाह, इस बार भी को मारा। लखीसा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दीवान दाता राम, तुम्हें दे दिया। अपनी मोतियों की माला तो निकालो। ये मेरे पास सिर्फ पूंजी है। अरे निकालो निकालो माला। माला निकालो दाता राम, मोतियों की माला निकालो। और ये तो बहुत कम रकम हो जाता राम। हमें तुम्हारी हवेली पर तलाशी लेने के लिए आदमी भेजते हैं। ऐसा मत करो लखीसा। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बेआबरू हो जाऊंगा लखीसा। हमने सुना है कि तुमने तहखाना में माल छिपा छिपा कर रखा है। दाता राम, तुम्हारी तो 5 पत्नियां हैं और मैंने सुना है उनके पास इतने गहने हैं कि लक्की को कई बार तोला जा सकता है। कहाँ से ले आए? वो सब छोड़ो रानी, क्या हमारा उधर इस तरह काम हो गया है? हाँ लक्की, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ। जरा सा वजन करते ही मुझे पता चल जाता है। मैं तलाशी लेने जाऊंगा लखीसा। तिनका तिनका बटोर के लाएंगे ही। लखीसा, मैं आपको खजाना बनने का एक और उपाय बता सकता हूँ। अरे वो दीवान दाता राम जो उपाय बता रहा है उसे सुनने। लखीसा, आपको सब जाट तो याद ही होगा। अरे वही जिसने महल के भूतों को थैले में बंद कर दिया था। और जिसे हमने लोगों की धकेल कर खत्म कर दिया था। हाँ, वो वहां से भी बच गया। क्या? वो मरा नहीं? नहीं, सब जाट लगता है बड़ा करामाती निकला। ये शायद जादू टोना आता है। वो लोगों से भी जिंदा लौटा है। ये कभी उसे देखा है। और दाता राम तुमने खुद देखा है। अपनी आंखों से। और एक चमत्कार हुआ। उसे न जाने कहां से गांव का धन भी मिल गया है। और उसने उसी पैसे से एक ऐल और न जाने क्या-क्या खरीदकर अपनी गृहस्थी बना ली है। और अब बड़े मजे से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। दीवान दाता राम, क्या कुछ धन उसके पास अब भी शेष बचा है? यही बात तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पास सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए घड़े हैं। अरे इतनी दौलत है कि 5 साल तक कोई उसका रास्ता चलाया जा सकता है। 5 साल तक? लक्की, तुम अगले साल तक जिंदा रहोगे? तुम्हारा स्वास्थ्य तो गिरता जा रहा है। मुझे तुम्हारी चिंता बहुत सताती है। तुम्हारे बाद इस कोलमपुर की गद्दी का क्या होगा? तुम मुझे कोई संतान भी नहीं दे पाए। प्रिय लक्ष्मी रानी, सुनो तो, 5 साल तो क्या, हम अभी सैकड़ों साल तक जीवित रहेंगे। रोज रोज एक युवा जीवन का बलिदान लेते लेते हम अंताय और अमर हो गए हैं। जाओ, समरो जाट जहां कहीं भी हो, उसे अपनी हिरासत में लो और मेरे समक्ष हाजिर करो। दीवान दाता राम, हमें सब मालूम है, जब पृथ्वी नहीं थी तब क्या था, और जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब क्या रहेगा। हमें सब मालूम है। 52 तोला पावर, सब कुछ सही से, न कम और न कम और न ही ज्यादा।
बिस्तर पर आराम करो और किसी अच्छे हकीम को दिखाकर कायदे से दवा लो। प्रजा अगर तुम्हारी चिंता करती भी रही तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बीमार समझा कि राजकोष का खजाना खाली हो गया और जुआ खेलकर धन बटोरते बटोरते हम थक गए। अब हमें प्रजा की सहायता चाहिए बस। तुम्हारी प्रजा के पास कुछ भी नहीं बता लकीशा। ये तुम्हारे कारण से सब कुछ छीनने जाते हैं। चारों ओर लूटपाट अत्याचार। खामोश। हम प्रजा के लिए नहीं अपने लिए तुम्हारी सहानुभूति चाहते हैं समझा। मुझे तुमसे पूरी सहानुभूति है। समझा तो वो समूचा धन तुम हमें समर्पित कर दो। जंगल में मिला था धन? कैसा धन? मुझे कभी भी कोई ऐसा धन नहीं मिला। समझा तुम हमसे छोड़ छोड़ने और सवाल लड़ाने की जरूरत कर रहे हो। 50 कोड़े को छोड़ दो। कितनी भली औरत। कोलमपुर की प्रजा हमारे प्रति कितनी वफादार है और ये समझा कमबख्त हमारे दुश्मन का बदलाव आदमी नहीं लक्की, तुम कमबख्त को हमारा दुश्मन नहीं कह सकते। उसने तो मुझसे प्रेम किया था। ये राजनीति है, तुम बीच में मत बोलो। अरे क्यों ना बोलूं? तुमने ये तो कहा था रानी कमबख्त राव से जी भर के प्रेम करो। ये तो एक पल दो काज वाला सिद्धियों है। अगर वो खुश होते हो तो अपनी सेना लेके वापस लौट जाएगा और अगर तुम्हें उससे पुत्र प्राप्ति हो गई तो कोलमपुर को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। व्यक्तिगत बातों की चर्चा इस वक्त नहीं रानी। पूरे स्वार्थी हो तुम। मुझसे अपना मतलब का काम तुमने निकाल ही लिया। मेरी वजह से कमबख्त राव की सेना वापस लौट गई और मैं खोली रह गई। रुकर जीव दान से मतलब रानी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसे सिद्धियों तो आते रहेंगे। अरे कब आएंगे तुम्हारे सिद्धियों? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब परिणाम सिद्धियों आते रहेंगे। दमा, सरदर्द और जुखाम और ये लक्की शाह का अकेला जीवन। नेकी लोग, तुम सब लोग जाकर कहो कि हमें बता दे कि उसे घड़ा कहाँ मिला। सिपाही जी, तुमने वो धन कहाँ रखा है? तुम्हारे भेजे में। बताओ ना सिपाही जी। देखा कितनी भली औरत, बेचारी अपने पति की जान बचाना चाहती। मैंने भी तो तुम्हारी जान बचाई थी। भूल गए क्या? अगर कमबख्त राव से प्रेम न करती तो तुम्हें मार ही डालता। हम तुम्हारा एहसान मानते हैं रानी। मानना ही पड़ेगा। याद है कमबख्त राव ने थूक थूक कर प्याला कर दिया था और तुमने इतनी श्रद्धा से पी लिया मानो जैसे गंगा जल हो। क्या नेकी लोग, तुम समझदार तो हो, सच कहेगा तो सुख पाएगा। ये दोनों बच्चे तुम्हारे परमात्मा की हैं, सब उसी का दिया हुआ है। सुना तुम्हें रानी, परमात्मा भी बच्चे देता है। अकेले कमबख्त राव पर उम्मीद करना ठीक नहीं है। तुम्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु की प्रार्थना दूधो नहाओगी पूतो फलोगी। देख लो, तुम समझान को समझाओ कि वो बड़ा हमें लकीशा,
में सपने की बात जो कि तू बतला देगी। मैंने वहाँ तुम्हें भी देखा था तुमने दादाराम को देखा था जंगल में रात को? और तुमने भी देखा था लकी शाह। मुझे क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है? हाँ, तुम सब सियार बने हुए हुआ कर रहे थे और रानी भी सियार की शक्ल में। क्या? गुस्ताख औरत! तेरा ये मकान! लकी! इस औरत ने मेरा अपमान किया है। क्या मैं सियार नहीं दिखती हूँ? क्या कहा जा सकता है? अरे रानी, मुद्दा तो ये भी है कि हम सियार लगते हैं। मुझे तो समझू जाट की बात नहीं लगती है। औरत का दिमाग क्या गया? अरे हीरा की चाल से उड़कर चलता है इसका दिमाग, सबकी पकड़ में नहीं आता। दीवान दाताराम, तुम ये हमें गुस्ताखी और कर रहे हो हमारे साथ। इस औरत का और हमारा दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो तुम दीवान दाताराम। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दीवान दाताराम, तुमने हमें गुमराह किया है और समरू जाट को कोई भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। लकी साहब, मुझे समरू पसंद नहीं था, इसलिए मैंने राज्य के हित में। राज्य का हित इसी में है कि तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, जिससे कुछ समय के लिए तो राजपाट चलाया जा सके। दीवान दाताराम, हम तुम्हें सजा देंगे। लकी साहब, मैं आपका सबसे पुराना और आज्ञाकारी सेवक हूँ, अरे मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। औरत ने ना सच्चे मोतियों की माला पहनी है। देखो देखो, मैं सोच रही थी कि नहीं गिलो, रानी को सच्ची मोतियों की माला देने का आज काम करो। ये माला बनवाने के लिए तो सिपाही ने ना आकर खलियान बेच डाला था। खामोश! स्वामी, जाओ माला लेकर आओ। दे दो भाई, रानी का हुक्म है। दे दो, कोई हाथ फैला के मांगे तो नहीं लौटा, दे दो। कोई बात नहीं रानी, लगता है हमारा तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। चलो कमदर जाओ से दूसरा मंगा लेंगे, मतलब हम तुम्हें दूसरा ला देंगे। तो निष्कर्ष ये निकला कि समरू जाट को बड़ा हुआ धन नहीं मिला, तो समरू जाट को रिहा कर दो। अब मुद्दा ये है कि दाताराम के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। जैसा एक प्रजापति अपने दीवान के साथ करता है, उसकी संपत्ति न छीनी जाए, लेकिन उससे कह दिया जाए कि 3 दिन के भीतर वे राजकोष में अपनी अच्छी खासी रकम जमा कर ले। जनता तो सोने की मुर्गी है और दाताराम वसूलना चाहता ही है। क्यों दाताराम? रानी का आदेश से माथे पर मैं कर और जुर्माना लगाकर हर जनता को निर्धन बनाने में कोई कमी नहीं रखूंगा। उन्हें निर्धन बनाकर धन हमारे पास लाओ। हाँ जी। तो आज की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उस पर तो आज तुमने ओले ही गिरा दिए होते। वो तो कहो कि मैंने पहले समझदारी रखी। औरत पत्थर हजम कर जाए, पर बात अपनी बड़बड़ बंद करो और जाओ यहाँ से। रहना, गाय ढूंढने का काम हो रहा है। आ जाना। अरे जाए क्या है तुम्हारी? आते में तुम्हारे रीत का एक गीत। चिड़िया, अरे वो चिड़िया, अरे चोरा चोरी कहाँ है? बाहर खेल रहे हैं, बुलाओ। खेलने दोगे? तो कैसे खेलेंगे? हमारा चेहरा कितना बदल गया है सिपाही जी।
देखो, रोग ने शरीर को पिंजर बना दिया है। मनौती के लिए पूरी बात कहना ठीक है। दिल का बिगड़ जाए तो सुनी होना नहीं। मैं तुम्हें से पानी बताती हूँ। किसी चीज वस्तु की जरूरत पड़े तो छोरा छोरी को पुकार लेना। श्याम सिपाही जी, कौन कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? मैं मौत हूँ, मौत। तुम्हें लेने आई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत महारानी सलाम। सलाम करूँगा। जल्दी करो, मुझे और भी कई जगहों पर जाना है। तेरी चलते भी किस चीज की महारानी? थोड़ा सब्र कर लो। आखिर आखिर तुम चलकर मेरे घर आई हो, मुझे मुझे कुछ तो आत्मभगत करने का मौका दो। मेरी घरवाली बाहर गई हुई है। वो होती तो तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती। रुको रुको, मैं देखता हूं। हाँ, ये लो, इसमें बैठो बैठो। क्या संस्कार हो? तुम अच्छे आदमी लगते हो शत्रुजान। तुमने मुझे इज्जत दी, वरना मैं जहाँ जाती हूँ गालियाँ ही खाती हूँ। भला मौत से भी कौन प्यार करेगा? घोर कलजुग आ गया है बहुत महाराज। लोग तुम्हारे गुणों की कदर
बारी आई और तुम्हें देख ली तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। समस्या कठिन है तो क्या किया जाए सम्राट? तुम वो बक्सा देख रही हो मौत महारानी? बक्से से क्या होगा? मौत महारानी, अब ये बक्सा ही समस्या सुलझा सकता है। मैं तुम्हें बक्से में बंद करके अपने सर पर उठाकर कलाकार के पास ले चलूंगा। तुम मुझे सर पर उठा के ले चलोगे? और क्या कर सकता हूँ मौत महारानी? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी सम्राट। जल्दी करो, कहीं तुम्हारी घरवाली न टपक पड़े। हाँ चलो, पानी धमाकेदार औरत है मौत महारानी। यकीन तो करो, जल्दी 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 घुस जाओ। बन गई तुम्हारी मूर्ति। बन गई? हाँ, एकदम गुड़ी गुड़ी। आजकल महान लोगों की ऐसी ही गुड़ी गुड़ी मूर्तियां बनती है। जल्दी चलो, मेरी गर्दन अकड़ रही है। ए चिल्लामत, चुपचाप पड़ी रहो। कुछ आज तक तुम भी तो रोता जाओ। हाय हाय, मेरी कमर छिल गई। अरे चिल्लामत, पड़ी रहो। बक्से में लकड़ी के जाले हैं, चूहों की बेनियां हैं। हाय हाय, मेरी टखनों में मोच आ गई। ए विश्राम लो, विश्राम। इतनी भीड़ थी कुएं पर कि अगर धक्का मुक्की नहीं करती तो वही रात बितानी पड़ती। ले देखिए, एक ही तो कुआं है पास में। हम उसका वो काटी पाताल तक पहुंचा हुआ है। रस्सियां खींचते खींचते हथेलियां भी चलने लगती हैं। अरे, तुम तो अढ़ाई छाला बने बैठे हो। 1.5 छाला की नदी में अढ़ाई छाला। जी कैसा है तुम्हारा? अरे ठीक हो जाइए। दरअसल मुझ पर मौत की साया थी, लेकिन मैंने ही उस पर अपने साया डाल दिए। तुम ये जरा बक्सा उठाना। ये बक्सा तो इतना मजबूत है, इसे पीटने क्यों जा रहे हो? चलिए। कभी कुछ खास सामान रखने के काम आएगा। तुम्हारे पेट में कोई बात तो बचेगी नहीं, इसीलिए बेहतर यही है कि ना तुम मुझसे कुछ पूछो और ना मैं तुम्हें कुछ बताऊं। सो खाओ। ये बक्सा तो खाली पड़ा था, इतना भारी कैसे हो गया? यहाँ सवाल मत करो, जवाब नहीं मिलेगा। मैं इसे बाल गोदाम में पटक के आता हूँ। तब तक तुम खाना बना के बड़ी तेज भूख लगी है। कब लौटोगी? अरे बस यूं गया अभी आया। तैयार रहो। झबरू, ओ झबरी, कहाँ खेल रहे हो तुम दोनों? अब घर आ जाओ। स्वर्णकाल, सिंहासन का स्वर्णकाल। लखीसा ने समूचे रात का दौरा किया और प्रजाजनों से कहा, दुखों की अग्नि में तपकर स्वर्ण बनो। स्वर्णकाल, दुखों का स्वर्णकाल। बोलपुर में इतना भ्रष्टाचार क्यों? राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट, गिरावट की वजह नौकरशाही, नौकरशाही की वजह आकाल। और आकाल में हमारा कोई बस नहीं। लोग रोते हैं, कलपते हैं, लेकिन मुसीबत का बोझ खुशी से ढो लेते हैं। और जब इकट्ठे होते हैं तो लखीसा में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं। देशभक्ति का वातावरण सदा बना रहना चाहिए। देशभक्ति होती है युद्ध से। जब लखीसा ने महसूस किया कि जनता नैतिक पतन की ओर जा रही है और आलसी हो गई है और अपने मांगों से ज्यादा बोलने तो लगी है, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। गंधद्रा से युद्ध, इस बार हम उसे पराजित करके ही रहेंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। प्रजाजन सुने, रक्षा कोष में खुले हाथ दान दे, सोना चांदी वस्त्र सब कुछ। ऐसा का जुलूस आ रहा है। सुना है इस बार कमधराव की हार निश्चित है। ये कहो कि विजय हमारी होगी। लखीसा ने कमधराव से गुप्त समझौता किया है और कहा है तुम हार जाओ। यदि तुम हार गए, मेरे सिंहासन को कोई कई वर्षों तक नहीं हरा सकेगा। कमधराव ने हारना मंजूर कर लिया है, अपनी हार का मुआवजा मांगा है। सारा रक्षा कोष हम मुआवजे में दे देंगे। हमें तो सिर्फ विजय चाहिए। हाँ, विजय, सिर्फ विजय।
फिर घोर पराक्रमी लखीशा, इस बार हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। अब तुम गुप्त शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमसे एक वायदा भी करना होगा कि जब कभी भी भविष्य में हमें जरूरत महसूस होगी, तुम हम पर पुनः इसी तरह आक्रमण करोगे और तब तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी, ताकि हमारा शत्रु सुरक्षित रह सके। बस आगे रहने दो, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, जिसका संबंध कूटनीति से है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि कूटनीति के बिना राजकाज संभव ही नहीं। हम ना राजनीति समझते हैं, किंतु जो तकलीफें अनुसाते आ रहे हैं। शांत समझदार शांत, इस ऐतिहासिक विजय के महत्व को समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार हार का मूल्य चुकाना पड़ता है, उसी प्रकार विजय का भी मूल्य चुकाना पड़ता है। धन्य है पोलंड की जनता, जो अपनी जन्मभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती है। तुम्हारी जनता दाने दाने के मोहताज है लखीशा। तुम्हारे करीबे सब कुछ छीन ले जाते हैं, आखिर प्रजा के कुछ अधिकार है। समझा, इस समय अधिकारों का ही कर्तव्यों का स्मरण किया जाना चाहिए। जरा सोचो लखीशा, तुम्हारी प्रजा मर रही है, भूखमरी से, बीमारी से, अरे हाकिमों को जुल्म को बर्दाश्त कर रही है, और तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं। हद है। सम्राट, हम शरीर की मृत्यु में विश्वास नहीं करते। आत्मा अमर, ना ही बीमारी से मरती है और ना ही जुल्म से डरती है। इधर पिछले डाकुओं ने बड़ा उत्पात मचाया। हमें पता है, उन्होंने कोल्हापुर की शांति भंग की। ये गलत। हमने उन्हें सुझाया है कि अगर वो चाहे तो हमें सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जैसे पद दे सकते हैं, जैसे उन्हें गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी आराम से रह सकेंगे। लगता है तुम्हारी बुद्धि का विकास लखीशा बड़े ही मौलिक ढंग से हो रहा है। तुमने विकास की बात याद किया, ये सम्राट, तुम चाहते हो कोल्हापुर का भरपूर विकास, जिसके लिए हमें सबसे पहले गरीबी हटानी पड़ेगी। तो हम सफाई सप्ताह जैसे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कथनी और करने में बहुत अंतर होता है लखीशा। मुझे तो गरीबों को देखते ही घिन आती है। जॉनी, तुम्हारी नाक बज रही है। गंभीर, अरे जानी उठो। रानी, जाने की कोई गलती नहीं। गंभीर चर्चा में खुमारी सी होती है। अगर किसी को नींद आने लगे तो चर्चा का दोष है। लखीशा, मैं कमधज राव का जासूस रह चुका हूं। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। जिस सौदे के तहत उसने जीत दी है, उस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। बहुत चालाक है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिन में खुशी गम में बदल जाए। मैं तुम्हें गुप्त सलाह देना चाहता हूं। सम्राट काम का आदमी है और उससे सलाह लेने में कोई हर्ष नहीं है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। सम्राट के गुणों की पहचान हमें हो गई। हमें एकांत चाहिए। अब तुम भी जाओ बेटा, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। अपने पर कोई खतरा मोल मत लेना भाई जी। खतरे के खत्म होने की उम्मीद है तेरे। जाओ जाओ, मैं आ रहा हूं। जाओ। अब तो सम्राट, हम दोनों ही रह गए यहाँ। लखीशा, कमधज राव महालाची आदमी है। उसने हार के बदले जरूर तुमसे धन मांगा होगा। इतना धन मांगा है सम्राट कि उसे दे पाना हमारे बूते से बाहर है। कोई भी चीज लखीशा के बूते से बाहर नहीं है। बेशक तुम हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हो सम्राट, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हें शायद पता नहीं लखीशा कि मैं नक्षत्रों की गति पढ़ना चाहता हूं। तुम चमत्कारी हो, हम तो बस इतना ही जानते हैं। मेरा सारा चमत्कार नक्षत्रों की गति पर ही निर्भर करता है। नक्षत्रों से संकेत पाकर ही मैंने तुम्हारे महत्व को भगाने का बेड़ा उठाया और उसमें सफल हुआ। फिर नक्षत्रों की कृपा से ही मैं अंधकूप से बच निकला। और अब नक्षत्रों की ओर से मुझे महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। हमसे जानना चाहते हैं।
ये जानकारी सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओलमपुर के पश्चिम में जो घना दलदल है उसमें एक संदूक पड़ा हुआ है। संदूक में बेश कीमती जवाहरात, हीरे, पन्ने, माणक, मोती। हीरे, पन्ने, माणक, मोती, एक पूरा संदूक। हाँ लकी साहब, आज रात को तुम वहां अकेले जाना, संदूक का ताला तोड़ना, जितना धन ला सकती हो ले आना। एक एक रत्न का मूल्य लाखों में आका जाएगा। वो संदूक है किसका समूचा? देवताओं के खजांची कुबेर का। वो केवल आज रात तक वहां पड़ा रहेगा। सुबह होने से पहले देवदूत उसे उठा ले जाएंगे। किसी को भी इसका सुराग न लगे। अकेले जाना और झोली भर भर कर ले आना। तुमने मुझे बात किया समूचा। मैं तो केवल ओलमपुर को बताना चाहता हूँ। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ तो करना होगा। यह सभा पलटनी ही होगी। मैं जाऊंगा, मैं कदम में जरूर जाऊंगा। जाओ लकी साहब, जाओ। अगर तुम्हें मुबारक हो। लकी शाह के अलोक मिश्र, जानी का रोल निभा रहे थे ज्ञान प्रकाश तिवारी,
दाता राम के रोल में थे प्रभात गुप्ता। जल्लाद 1 का रोल निभा रहे थे नरेंद्र यादव। जल्लाद 2 अलीमुद्दीन। भूत 1 अनुराग यादव। भूत 2 शत्रुघ्न सिंह। फूल कुंवर का रोल निभा रही थी श्री रति श्रीवास्तव। मौत महारानी का निभा रही थी किरदार सिमरन केशरवानी। और जो छोटा सा बच्चा आप देख रहे थे मंच पे, अंश पांडे। और छोटा सा कलाकार जो छोरी थी उसका नाम था कृष्णा चौरसिया और प्रतीक मोहन। और मंच पर थे प्रकाश परिकल्पना में थे अशोक श्रीवास्तव, अक्षत कुशवाहा। मंच परिकल्पना में थे अमित कुमार, नाजिम खान, अर्चना केशरवानी। रूप सज्जा हामिद। ध्वनि एवं संगीत नवीन मिश्रा। वस्त्र विन्यास संजय यादव। मंच सामग्री अलीमुद्दीन, प्रताप शर्मा, प्रतीक मोहन। पूर्वाभ्यास संयोजन था शत्रुघ्न सिंह, कृष्णा चौरसिया, अजय केशरवानी, रमाशंकर यादव। प्रस्तुति संयोजन अनिल श्रीवास्तव, अलीमुद्दीन, नाजिम खान, प्रभात गुप्ता। परामर्श एवं निर्देशकीय सहयोग अनिल श्रीवास्तव, प्रभाकर सिंह, विक्रम राय। उद्घोषक थे सुशील सिन्हा। लेखक मणि मधुकर। और इस पूरे नाटक को डायरेक्ट किया था श्री राकेश वर्मा ने। जोरदार तालियां। मैं संजय यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। इन कलाकारों ने बड़ी मेहनत से इस नाटक को तैयार किया था। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दिया जाए। आप सभी ने हमारे नाटक को समय दिया, उसके लिए दिल से आभार एवं धन्यवाद।